देखें, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं और गईं, जदीद सुपर पावर्स ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन ईरान को फतह करना हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान को तारीखी तौर पर फतह करना इतना मुश्किल क्यों साबित हुआ है। तो चलें इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं। असल सवाल तो यही है कि भाई पिछले 600 सालों से ईरान का नक्शा तकरीबन वैसा का वैसा क्यों है। जरा सोचिए, रोमी सल्तनत हो या ब्रितानवी एम्पायर, बड़ी बड़ी ताकतें आईं लेकिन कोई भी इस सरजमीन पर अपना कब्जा जमा कर नहीं रख सका। और इसका जवाब सच पूछे तो हैरानकुन हद तक सादा है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एक किला है, एक ऐसा कुदरती किला जो इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दिफा है। तो आइए इस नाकाबिले तस्खीर किले वाले आइडिया को जरा खोल कर देखते हैं। देखें, ईरान की असल ताकत सिर्फ उसकी फौज में नहीं, बल्कि ये कुछ बहुत ही खास चीज़ों का एक मजमुआ है जो मिलकर इसे तकरीबन नाकाबिले शिकस्त बना देते हैं। और ये बात इस एक जुमले में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद फितरत ने बनाई हैं। एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें, मतलब कुदरत ने खुद ईरान के दिफा की पहली और सबसे मजबूत लाइन खड़ी की है। तो चलें इस किले का एक दौरा करते हैं। सबसे पहले इसकी बैरूनी दीवारों पर नजर डालते हैं। और ये दीवारें ईंट और गारे की नहीं बल्कि ताकतवर पहाड़ों और वसीओ अरीज सहराओं की हैं। ईरान को समझें कि कुदरत ने उसे चारों तरफ से जैसे एक बख्तर में बंद कर दिया है। आप जुनूब और मगरिब की तरफ देखें, वहां जागरोस के बुलंदोबाला पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं जिन्हें पार करना तकरीबन नामुमकिन है। शुमाल में चले जाएं तो अल्बर्ट्स का पहाड़ी सिलसिला बहरा कैस्पियन के साथ साथ पहरा दे रहा है, और मशरिक का बॉर्डर वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए दुश्वार गुजार पहाड़ों से महफूज है। यहां तक कि खलीज फारस का साहिल भी कोई आसान हदफ नहीं। वहां तो पहाड़ सीधा समुंदर से उठकर 1.5 किलोमीटर तक बुलंद हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, जहां पहाड़ नहीं है वहां कुदरत ने एक खंदक बना दी है। दजला और फुरात जहां मिलते हैं वहां का वसी दलदली इलाका किसी भी फौज के लिए एक डरावना ख्वाब है। और ये तो सिर्फ बैरूनी दीवारें हैं, असल कहानी तो मुल्क के अंदर शुरू होती है, जो खुद एक बहुत बड़ा जाल है। ईरान के बीच में 2 बहुत बड़े और नाकाबिले रिहाइश सहरा हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लूत। ये सहरा एक कुदरती फनल की तरह काम करते हैं, मतलब कोई भी हमलावर फौज इनको पार करने के बजाय इनके किनारों से गुजरने पर मजबूर हो जाती है और सीधा उन तंग पहाड़ी दरों में जा फंसती है जहां घात लगाकर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो हमने किले की दीवारों की बात कर ली। अब जरा इसके सबसे अहम, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी इस किले के समुद्री दरवाजे की तरफ, जिस पर बहुत सख्त पहरा है। ये दरवाज़ा है आबनाए हुर्मुज़। ये एक तंग सा समुद्री रास्ता है जो खलीज फारस को खुले समुंदर से मिलाता है। और अहम बात यह है कि ईरान का साहिल इस पूरे रास्ते पर ऐसे हावी है कि इसका कंट्रोल तकरीबन मुकम्मल है। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन आदादोशुमार पर नजर डालें। दुनिया का 20% तेल और कतर की 90% LNG गैस इसी एक तंग रास्ते से गुजरती है। ये सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं, ये दुनिया की तवानाई की शहरग है। तो अमली तौर पर इस कंट्रोल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर किसी भी वजह से आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए तो $120 ट्रिलियन की आलमी मईशत को एक अंदाजे के मुताबिक $6 ट्रिलियन का झटका लग सकता है। ये इतना बड़ा खतरा है कि सिर्फ इसकी धमकी ही ईरान को बगैर एक गोली चलाए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत दे देती है। अच्छा, तो जोग्राफिया की बात हो गई, लेकिन कोई भी किला अपने मुहाफ़ज़ों के बगैर कुछ भी नहीं। तो अब बात करते हैं ईरान के अवाम की, जिनकी अंदरूनी हरकयात को समझना इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद देखने को मिलता है। मुल्क के अंदर आपको मुख्तलिफ नस्लों के लोग मिलेंगे। फ़ारसी हैं, आज़री हैं, कुर्द हैं, अरब हैं, और उनके दरमियान अक्सर इख्तलाफात भी रहते हैं, जिसकी वजह से एहतजाज भी होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बैरूनी ख़तरा सर पे आता है, यही सब लोग अपनी मुश्तरका कौमी और मजहबी शनाख्त यानी 95% शिया होने की वजह से एक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा इम्तिहान ईरान इराक जंग में हुआ। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया तो उसका ख्याल था कि ईरान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कौमियतें टूट कर उसका साथ देंगी, लेकिन उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। इस हमले ने उल्टा पूरे मुल्क में कौम परस्ती की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ा दी। 8 साल की खौफनाक जंग और लाखों जानों के ज़या के बाद इराक़ी फ़ौज को 1 इंच ज़मीन हासिल किए बगैर वापस जाना पड़ा। तो हमारे पास कुदरती दीवारें हैं, हमारे पास एक मुत्तहिद फ़ौज है।
اب آتے ہیں دفاع کے آخری اور شاید سب سے اہم پہلو پر، اور وہ ہے خود ایران کا وسیع و عریض رقبہ۔ فوجی زبان میں اسے اسٹریٹجک گہرائی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ کوئی بھی حملہ آور فوج ملک کے جتنا اندر گھستی چلی جائے گی، اس کی رسد کی لائنیں یعنی سپلائی لائنز اتنی ہی لمبی اور کمزور ہوتی جائیں گی، اور اس سے دفاع کرنے والوں کو سنبھلنے اور جوابی حملے کا قیمتی وقت مل جاتا ہے۔ اور ایران کے پاس یہ گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس کا رقبہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ، ان چاروں بڑے ملکوں کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ اتنے بڑے ملک پر قبضہ کرنا یہ ہفتوں یا مہینوں کا کام نہیں، یہ نسلوں کا چیلنج ہے۔ اور یہاں آ کر ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ ایران کے بڑے شہر جیسے تہران اور اصفہان کسی بھی سرحد سے سینکڑوں کلومیٹر دور ملک کے بالکل مرکز میں ہیں۔ اب سوچیں، ان شہروں تک پہنچنے کے لیے کسی بھی فوج کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے انہی دشوار گزار پہاڑوں اور بے رحم صحراؤں کو پار کرنا ہوگا، اپنی سپلائی لائنوں کو سینکڑوں کلومیٹر تک کھینچنا ہوگا، جس سے وہ بہت ہی کمزور اور آسان ہدف بن جائیں گی۔ تو اصل میں زمین خود ایران کی سب سے بڑی محافظ بن جاتی ہے، جو اپنی وسعت کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قدرتی دیواریں، ایک اہم اسٹریٹجک گیٹ، ایک متحد آبادی اور بے پناہ اسٹریٹجک گہرائی، یہ سب مل کر ایران کو ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آج کی جدید دنیا میں 21ویں صدی میں کیا واقعی کوئی قلعہ ناقابل تسخیر ہو سکتا ہے؟